नमस्कार साथियों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। आज के वीडियो में बेटा आपको पढ़ाने वाला हूं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है शॉक थेरेपी, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक यानी कि दो ध्रुवीयता के अंत का है। ठीक है, यानी कि जो चैप्टर है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। अभी तक हमने टॉपिक्स में पढ़ लिया था मेरे बच्चे, क्या पढ़ लिया था कि आखिरकार जो सोवियत संघ है उसका विघटन कैसे हुआ, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। ठीक है, हम ये चीज बहुत अच्छे से जान चुके थे। अब हमें जान लेना चाहिए बेटा विघटन के बाद उधर एक पॉलिसी अपनाई गई जिस पॉलिसी का नाम था शॉक थेरेपी। क्या था? शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी बेसिकली जो पॉलिसी थी मेरे बाबू, उसका मतलब क्या था, ये बेसिकली अपनाई गई थी किसके लिए? जो देखो इनकी व्यवस्था समाजवाद पर आधारित चलती थी, यानी कि कम्युनिस्ट बेस थी, है ना। तो समाजवाद से पूंजीवाद, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन का मतलब क्या है बेटा? ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? से समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बदलाव के लिए हमने इस व्यवस्था को अपनाया था। कौन सी व्यवस्था? शॉक थेरेपी। देखो शॉक थेरेपी का बेटा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है? बेसिकली शब्द का मतलब क्या है? तो देखो शॉक, शॉक का मतलब क्या होता है? झटका देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब क्या है मेरे बालक? आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब है अचानक से झटका देकर, ठीक है, उसे ठीक करने की कोशिश करना। ये नीति के अंतर्गत अपनाया गया। कौन सी नीति के अंतर्गत मेरे बाबू? ये अपनाया गया शॉक थेरेपी के अंतर्गत। ठीक है, यानी अचानक से हम जो सोवियत अर्थव्यवस्था है उसे झटका देंगे, आघात पहुंचाएंगे और समाजवाद से किसकी ओर ले जाएंगे? पूंजीवाद की ओर ले जाएंगे। यही तरीका था जिसे क्या कहा गया? शॉक थेरेपी। इस मॉडल को तैयार किया गया, मॉडल प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF, है ना, एंड IMF। क्या किया इन्होंने? मॉडल तैयार किया। कौन सा मॉडल? शॉक थेरेपी का। और उसके साथ साथ मेरे बाबू, मेरे बालक, आप कुछ चीजें और याद रखेंगे कि इसमें ट्राई किया गया था कि जितनी भी चीजें समाजवाद के आधार पर चल रही हैं, है ना, यानी कि जितनी भी सरकारी चीजें हैं, जो निजी संपत्ति, जो बेसिकली सरकारी संपत्ति है ना, सार्वजनिक संपत्ति को, ठीक है, निजी बनाने के लिए इस व्यवस्था को के लिए इस व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, को अपनाया था। ठीक है, और जितनी भी आम बेसिकली सरकारी ओनरशिप थी, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट ओनरशिप थी, ओनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? जो मालिकाना हक था, है ना, सरकारी उद्योगों को मालिकाना हक, सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया। ठीक है, में बेच दिया गया। बेच दिया गया का मतलब सेल आउट किया गया। अब ये जो बेसिकली इसका मतलब आपको समझ आया होगा। अब इसके कुछ ना कुछ परिणाम भी रहे होंगे। मैंने आपको बताया बेटा कोई भी घटना होती है उसके कोई ना कोई परिणाम जरूर होते हैं। परिणाम मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका सबसे पहला परिणाम था बेटा विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल। विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल का मतलब क्या था मेरे बच्चे? विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल का मतलब था कि जो जितनी भी कंपनियां थी उधर, जितने भी उद्योग थे, उनमें से 90% उद्योगों को औने पौने दामों पर, औने पौने दामों का मतलब क्या है मेरे बालक? कम कम रेट पर, ठीक है, क्या किया गया? सेल आउट कर दिया गया। यानी कि मैंने बताया ना इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी सरकारी उद्योग हैं, क्या है? सरकारी उद्योग हैं, सरकारी उद्योगों को क्या कर दिया जाए? प्राइवेट कर दिया जाए। तो सबसे बड़ी गैराज सेल समझ आई। फिर अब देखो जैसे ही ये चीजें प्राइवेट हुई तो बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि देखो सरकारी में काम धंधा बड़ी आसानी से मिल जाता है। आई मीन टू से कि वर्कर ज्यादा होते हैं और काम कम होता है।
लेकिन अब चीजें प्राइवेट हो गई हैं। अब सैलरी कौन पे आउट करेगा? एक पर्सन पे आउट करेगा, और जब पर्सन एक सैलरी को पे आउट करेगा तो वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कम सैलरी जाए, यानी कि वो वर्कर्स को निकालेगा, नहीं निकालेगा? जैसे ही वो वर्कर्स को निकालेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ बेटा एक और परिणाम हुआ, माफिया वर्क का उदय। माफिया वर्क कौन सा है बेटा? माफिया यानी कि समझ रहे हो ना, थोड़ा गुंडागर्दी वाला वर्क। अब बेसिकली लोगों को बेरोजगारी बढ़ेगी, खाने पीने की कमी हो गई है ना। एक और पॉइंट आ गया यहाँ से, खाद्यान्न संकट आया। क्या आया? खाद्यान्न संकट, यानी कि अब खाने पीने की कमी हो गई, खाने पीने की कमी हो गई, चीजें महंगी हो गई, चीजों के महंगी होते ही एक माफिया वर्ग का इमर्ज हो गया। माफिया वर्ग का मतलब क्या है बेटा? एक ऐसा ग्रुप जो क्या कर रहा है, अब लड़ाई झगड़ा कर रहा है, यानी कि छीना झपटी कर रहा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ मेरे बालक कुछ और काम हुए, जैसे कि जो समाज कल्याण की व्यवस्था चल रही थी वो नष्ट हो गई। समाज कल्याण की व्यवस्था का मतलब क्या है? समाज कल्याण की व्यवस्था नष्ट हो गई, की व्यवस्था नष्ट हो गई। यानी कि जो पहले बेसिकली सरकारी उद्योग थे, सब कुछ सरकारी था, तो सरकार का उद्देश्य था समाज कल्याण करना। मैंने आपको बताया था ये सोवियत संघ की विशेषताओं में, ठीक है। लेकिन अब चीजें सरकारी नहीं बची, चीजें क्या हो चुकी है? प्राइवेट हो चुकी है। तो प्राइवेट ओनरशिप तो अपना इंडिविजुअल फायदा देखेंगे ना, सरकार मतलब जनता का फायदा थोड़ी देखेंगे। क्लियर हुई बात? तो यहां से क्या हो चुका था बेटा, जो समाज कल्याण की पुरानी एक व्यवस्था चली आ रही थी, जो सोशल डेवलपमेंट की एक व्यवस्था चली आ रही थी, वो व्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो गई। क्लियर हुई बात? फिर उसके बाद बेटा और क्या हुआ, इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं बेटा, अमीर और गरीब का फासला बढ़ गया। अमीर और गरीब का फासला बढ़ गया। अमीर और गरीब का फासला बढ़ने का मतलब समझ रहे हो मेरे बालक? यानी कि जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए। क्लियर? ये था हमारा एक छोटी सी फॉर्म में शॉक थेरेपी। क्या था? शॉक थेरेपी, ठीक है। अब अगला टॉपिक मैं आपको समझाता हूं मेरे बालक। अगला टॉपिक इसी से कोरिलेट कर लेना है ना, कि अब देखो सोवियत संघ टूट चुका है। क्या हो चुका है? सोवियत संघ टूट चुका है। बेसिकली जो सोवियत यूनियन है वो टूट चुका है। अब सोवियत यूनियन टूटने के बाद उसके कितने गणराज्य बने थे? आप कहेंगे सर 15 गणराज्य बने थे। कितने बने थे? 15। यानी देखो, अब एक पिता होता है, पिता के एक्सपायर होने के बाद बच्चों को प्रॉपर्टी मिलती है। अब हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से कुछ क्राइसिस को फेस करता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता है, कुछ संघर्षों को फेस करता है ना। ऐसा ही आएगा बेटा एक टॉपिक, क्या? पूर्व सोवियत गणराज्य में तनाव और संघर्ष की स्थिति। कौन सी? तनाव और संघर्ष की स्थिति। तनाव और संघर्ष की स्थिति का मतलब क्या है मेरे बालक? कुछ स्थितियां ऐसी आई जब हमें तनाव दिखाई दिया, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया, और वो वहां पे हमें संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति थी। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले रूस की स्थिति, तो रूस के 2 शहर हुआ करते थे। कौन से? चेचन्या और दागिस्तान। दोनों ही क्या चाहते थे? आप कहेंगे रूस से अलग होने की डिमांड कर रहे थे। रूस से अलग होने की मांग कर रहे थे। कौन? चेचन और दागिस्तान, ठीक है। जब दोनों ही रूस से अलग होने की मांग कर रहे थे मेरे बालक, तो रूस से अलग होने की मांग में बेसिकली जो रूस की राजधानी है मॉस्को, उन्होंने क्या किया? गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी कर दी। क्या कर दी? आप कहेंगे सर बमबारी कर दी। अब जैसे ही इन्होंने गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी कर दी, तो गैर जिम्मेदार तरीके से बमबारी करते ही भैया भारी नुकसान झेलना पड़ा। क्या करना पड़ा? भारी नुकसान झेलना पड़ा। काफी सारे मानवाधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है ना। मानवाधिकारों का उल्लंघन। लेकिन क्या इनकी मांग को दबाया जा सका? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि भैया किसी को तमंचे की नोक पे आप डांस नहीं करा सकते। एक गाना है ना, तमंचे पे डिस्को, लेकिन तमंचे पे डिस्को आप उसी को करा सकते हो जो डरपोक है। लेकिन अब जो विद्रोही हैं, जो अब अपने लिए डिमांड उठा के बैठ गए, आप चाहो कि उन्हें बंदूक की नोक पे दबा लोगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई बात समझ? फिर उसके बाद बेटा एक था मध्य एशियाई गणराज्य तजाकिस्तान। तजाकिस्तान लगभग 10 वर्ष, कितने वर्ष? 10 वर्ष
गृह युद्ध की चपेट में था। गृह युद्ध का मतलब क्या है बेटा? गृह युद्ध का मतलब है यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो सिविल वॉर चलता रहा, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लें बेटा नगरनो कराबाख, अजरबैजान है। अजरबैजान भी क्या है बेटा? एक कंट्री है, उसका एक प्लेस है नगरनो कराबाख। कौन सा? नगरनो कराबाख। अब नगरनो कराबाख में मेरे बच्चे एक जाति रहती है, कौन सी जाति? अर्मेनियाई। कौन सी जाति रहती है? अर्मेनियाई जाति के लोग रहते हैं। वो चाहते थे कि हम अर्मेनिया में मिल जाएं। कहाँ मिल जाएं? अर्मेनियाई लोग रहते थे, वो चाहते थे हम अर्मेनिया में मिल जाएं। वो उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, यानी कि वो कहीं ना कहीं नगरनो कराबाख से अलग होकर अपने देश वापस अर्मेनिया जाना चाहते थे। क्लियर? फिर उसके बाद आ जाता है बेटा क्या? उसके बाद आ जाता है जॉर्जिया। जॉर्जिया के दो प्रांत भी संघर्षों का सामना कर रहे थे, है ना। फिर आ जाता है बेटा अगर हम बात करें मध्य एशियाई गणराज्यों की, तो मध्य एशियाई गणराज्यों में बेटा बड़े स्तर पर क्या? बड़े स्तर पर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस। कौन से रिसोर्सेस? हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस पाए गए, जिस कारण बाहरी देशों ने, बाहरी देश लाइक चाइना, यूएसए, यूएसएसआर, सभी देशों के टारगेट पर ये चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि सभी देश चाहते थे कि इनके जो बेसिकली रिसोर्सेस है उन्हें क्या कर लिया जाए? हथिया लिया जाए। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा एक शहर हुआ करता था यहाँ का चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया वो भी दो भागों में बट गया। कौन सा? चेक और स्लोवाकिया। कौन सा? चेक और स्लोवाकिया। ऐसे ही उधर का एक प्रांत यूगोस्लाविया था, वो भी कई सारे हिस्सों में बट गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने संघर्ष और तनाव की स्थिति का सामना किया। आप सब कहेंगे सर बिल्कुल किया, ठीक है। अब ये टॉपिक उम्मीद करता हूं बेटा बिल्कुल क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने आपको पहले बता रखा है मेरे बच्चे, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे को बड़ी आसानी से डीएम करके पा सकते हैं 7982038393। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते ही हमें स्क्रीनशॉट दो इस नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद बेटा बोल दो सर आई एम इन दिस क्लास, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड मी नोट्स, ठीक है, एंड मेंशन योर मीडियम। आप अपना मीडियम जरूर मेंशन करना और अपना नाम भी मेंशन करना, ताकि मैं आपका प्यारे प्यारे बच्चों का नाम सेव कर लूं और नाम सेव करके जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन लगाऊं आपको फट से मिल जाए, ठीक है। बिल्कुल भी बेटा घबराना नहीं है, क्लास 12th में पूरा साथ हम निभाएंगे। आपके लिए हिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो गई है, पॉलिटिकल की क्लास भी शुरू हो गई है, जियोग्राफी की क्लास बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।